गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक है मृदा क्षरण एवं संरक्षण। मृदा क्षरण का अर्थ क्या होता है? मृदा क्षरण किन्हीं भी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मृदा के कणों का अपने स्थान से हटाना सामान्य तौर पर मृदा क्षरण कहलाता है। अब परिभाषा एग्जाम में यदि पूछा जाए तो परिभाषा में हम ऐसा बताएंगे कि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मृदा के भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। अब मृदा क्षरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक क्षरण, जो प्रकृति द्वारा क्षरण होता है वह प्राकृतिक क्षरण होता है। और नंबर दो है त्वरित क्षरण, जो तेज गति से होता है वह है त्वरित क्षरण। इसे सामान्य शब्दों में समझा। अब इसे देखो विशेष तौर से, जैसे प्राकृतिक क्षरण। प्राकृतिक क्षरण का मतलब होता है कि वनस्पति से ढकी हुई मृदा कि प्राकृतिक रूप से हवा व जल द्वारा लगातार और धीरे धीरे जो क्षरण होता है वह प्राकृतिक क्षरण होता है। इसमें दो रूप होते हैं। मृदा की ऊपरी परत का विनाश भी होता है तो नया मृदा का निर्माण भी होता है। और ये इसमें कोई विशेष हानि नहीं होती है। क्यों? कि एक तरफ मृदा का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ मृदा का विनाश हो रहा है। लेकिन ये मनुष्य द्वारा रोका नहीं जा सकता। ये प्रकृति के द्वारा जल और तेज हवाओं के कारण होता है, जिसे मनुष्य रोकने में असमर्थ है। नेक्स्ट है त्वरित क्षरण। त्वरित क्षरण का मतलब एक सामान्य शब्द होता है कि क्षरण तेज गति से होना। जैसे कि यदि जब भूमि को वनस्पति को पशुओं द्वारा चरा करके या फिर उस भूमि को खोद करके या मनुष्य द्वारा उसे जोत करके जो समाप्त कर दिया जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं वनस्पति विहीन भूमि पर पानी और हवा के द्वारा तेज गति से होने वाला जो क्षरण होता है वो त्वरित क्षरण कहलाता है। इसे मृदा क्षरण तीव्र गति से होता है, जिसमें जल और वायु दोनों का ही प्रकोप तेजी से होता है। अब ये दो शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। जो पहला है एक तो जल द्वारा और दूसरा वायु द्वारा। यानी मृदा क्षरण को दो शक्तियों द्वारा ज़्यादा प्रभावित किया जाता है, जल द्वारा और वायु द्वारा। तो जल द्वारा किस प्रकार का क्षरण होता है, इसमें एक सामान्य सूत्र बनाया गया आपको समझने के लिए, बोपरिये। बोपरिये के नाम से इनके चार जो क्षरण की रूप हैं उनको आप याद कर सकते हैं। ए नंबर है, नंबर पहला जो है बौछार क्षरण। अब बौछार क्षरण के अंतर्गत यानी कि वर्षा की जब बूंदें जमीन पर गिरती है बौछार के रूप में, तो उस मृदा के मूल कणों को अपने साथ स्थान से छिन्न भिन्न कर देती है और वहाँ पर उस भूमि की जो जल धारण क्षमता है या जल प्रवेश करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये हमेशा बौछार की बड़ी बूंदों के कारण और उसकी गहनता के कारण अत्यधिक होता है। इसे बौछार क्षरण कहते हैं। सामान्य रूप में नंबर दो परत क्षरण, यानी सामान्य परिभाषाओं में इसे कह सकते हैं कि मृदा का परत के रूप में क्षरण होना परत क्षरण कहलाता है। अतिवृष्टि या ओलावृष्टि के समय अत्यधिक भूमि में पानी इकट्ठा होने से उस खेत में या मृदा की ऊपरी परत का जल बहाव के साथ में बहकर जाना और उस खेत का ऊपरी परत के रूप में क्षरण होना परत क्षरण कहलाता है। ये आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये जब उर्वरक शक्ति का जो उत्पादन पैदावार होती है उससे ये प्रकट होता है कि उस खेत में से परत क्षरण हो चुका है। सामान्य बोलचाल में राजस्थानी में इसे कहते हैं खेत का धुलना। अब नेक्स्ट है रील क्षरण। रील क्षरण के अंतर्गत क्या होता है? परत क्षरण हमेशा समतल भूमि पर होता है, जबकि ढलान वाली भूमि होती है वहाँ पर यानी अतिवृष्टि के समय और तेज वर्षा के समय पूरा खेत बिल्कुल समतल ना होकर के ढलान होता है, तो ऊपर ढाल वाले क्षेत्र से नीचे वाले क्षेत्र की ओर पानी का जो बहाव होता है वहाँ पर छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है और ये नालियाँ धीरे धीरे चौड़ी होने लगती है और इनकी चौड़ाई के साथ में ऊपरी परत का क्षरण होने लगता है। इसे रील क्षरण के नाम से भी जाना जा सकता है और ये हमेशा ढलान वाली या खाली भूमि में ज़्यादा क्षरण होता है। इनके बाद में अवनालिका क्षरण। अवनालिका क्षरण क्या होता है? ये भी ढलान वायुक्त भूमि में होता है और ये रील क्षरण का बड़ा रूप है। जो रील क्षरण है वो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं और छोटी छोटी नालियों का जो बड़ा रूप है वो अवनालिका क्षरण होता है। यानी अतिवृष्टि के समय तेज पानी के बहाव में वर्षा की अत्यधिकता के समय जब खेत में गहन बरसात होती है
तो उस समय बरसात के तेज पानी के बहाव में ढालू भूमि से नीचान की ओर जो बहाव होता है वहाँ पर मृदा का बहुत तेज गति से नालियों के रूप में सरण होता है, इसे अवनालिका सरण कहते हैं। और ये जुताई के द्वारा तैयार नहीं होता है, जबकि रियल सरण जुताई के द्वारा तैयार हो सकता है। इनके बाद में जलीय सरण को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो जलीय सरण प्रभावित करते हैं, उनको सूत्र के द्वारा आपको बताया जा रहा है। ये सूत्र है जमाव मसगू। जमाव मसगू के आधार पे आप याद रख सकते हैं। नंबर 1 जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है जलवायु। जलवायु में वर्षा है, ताप है, वायु। वर्षा के द्वारा भी जलीय सरण को प्रभावित किया जाता है। तेज गति से बरसात हो रही है तो जलीय सरण तेज गति से होगा और मृदा के ऊपरी कणों का बहाव तेजी से होगा। यदि कम बरसात हो रही है और वेग कम है तो वहाँ पर जलीय सरण कम होगा। इसी प्रकार ताप के द्वारा भी यदि बार बार जुताई की जा रही है भूमि की और लंबे समय तक वो भूमि पड़ी रहती है तो उस भूमि की ऊपरी परत में सूर्य की किरणों द्वारा रासायनिक पदार्थों का अवशोषण हो जाता है और भौतिक संरचना भी धीरे धीरे विकृत होती है, तो इस प्रकार भी सरण तेजी से होता है। नेक्स्ट है वायु। जहाँ जिस क्षेत्र में वायु की तेज गति होती है वहाँ पर भी ये सरण तेज गति से होता है और वायु की गति धीमी होती है वहाँ पर ये सरण धीमी गति से होता है। इनके बाद में मानवीय कारक। मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार की खेती के जो तरीके अपनाए जाते हैं उनके द्वारा भी मृदा सरण अधिक होता है। क्यों? कि वो ढालू भूमि में ढाल की दिशा में कृषि कार्य करता है और नदी के किनारे यदि कृषि कार्य करता है और खाद का यदि प्रयोग किए बिना वो काम कर रहा है तो उस कंडीशन में वहाँ पर सरण ज़्यादा होगा। और वो सरण होने का कारण है कि वहाँ पर मनुष्य के जो काम में लिए गई जो व्यवस्थाएं हैं वो उस सरण को प्रभावित करते हैं। अब है वनस्पति। वनस्पति के द्वारा भी इसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे अधिक पेड़ पौधे और अधिक जल मिट्टी द्वारा सोखा जाएगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में वनस्पति तेजी से होगी या अधिक होगी वहाँ पर उन पेड़ पौधों के द्वारा जल का अवशोषण जल्दी किया जाएगा, जिससे वहाँ पर जलीय सरण कम होगा। और जिस क्षेत्र में वनस्पति विहीन है इस एरिया है वहाँ अतिवृष्टि या ओलावृष्टि के समय जल का तेज बहाव होगा और जलीय सरण तेजी से होगा। और इस कंडीशन में वनस्पति यदि अधिक है तो वो भूमि के सरण को रोकने में सहायक होगी, अन्यथा भूमि का कटाव तेज गति से होगा। इनके बाद में नेक्स्ट है मृदा की स्थिति। किसी भी मृदा की जो स्थिति है वो इस तरह करती है, वो यानी कि जैसे उसकी जलीय सरण को प्रभावित करती है। ढलान युक्त भूमि में सरण ज़्यादा होता है और समतल भूमि में सरण कम होता है, क्योंकि ढाल युक्त जो भूमि होगी उसमें जल का बहाव तेजी से होगा और बहाव तेजी से होगा तो कटाव तेजी से होगा और कटाव तेजी से होगा तो उस भूमि की परत का सरण जल्दी होगा। तो ये भी एक इसका इफेक्टिव कारण होता है। इसके बाद में मृदा के गुण, यानी कि बलुई मृदा के कणों का बिखराव ज़्यादा होता है और मटियार भूमि के कण आपस में अत्यधिक चिपकते रहते हैं तो उनका बिखराव कम होता है। इसी प्रकार जो भूमि के जो गुण हैं उनके द्वारा जिससे किसी भूमि में जल धारण क्षमता करने की कैपेसिटी ज़्यादा है और जल को सोखने की क्षमता यदि ज़्यादा है तो वहाँ पर जलीय सरण कम होगा और जहाँ पर जल को सोखने की कैपेसिटी कम है वहाँ पर जलीय सरण अधिक होगा। तो इस प्रकार ये प्रभावित करते हैं। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे।